ओजस बहुत सिंसियर बच्चा है, क्लास करता है बहुत सिंसियरिटी के साथ। गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वर्क्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क्स क्या होते हैं। इस बात को अगर समझ गए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 50% प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगा। और अगर ये बात नहीं समझ में आया तो बड़ा मुश्किल है फिर ये। तो चलो इसको पहले समझते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है कि एक के अकरेंस या नॉन अकरेंस की वजह से दूसरे इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये देता हूं कि मान लो अगर उत्कर्ष कॉइन टॉस कर रहा है और लेट्स से रविकांत जो है वो डाइस थ्रो कर रहा है, तो उत्कर्ष जो कॉइन टॉस कर रहा है उस पे हेड आएगा या टेल, रविकांत के डाइस थ्रो करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आना है वही आएगा। ऐसा नहीं है कि रविकांत ने डाइस थ्रो किया 3 आया तो उत्कर्ष ने कॉइन टॉस किया हेड आने का प्रोबेबिलिटी घट जाएगा या बढ़ जाएगा। नहीं होगा ना ऐसा। तो ये जो दो काम है, डाइस थ्रो करना, डाइस बीइंग थ्रोन बाय रविकांत एंड a coin being tossed by Utkarsh, they are two they are two independent events. Getting it? बट इमेजिन करो, मैं ऐसे बोलता हूं कि क्वाइन टॉस करेगा उत्कर्ष और अगर क्वाइन पे हेड आया तो रविकांत बैटिंग करेगा। ठीक है। रविकांत पहले बैटिंग करेगा। और अगर क्वाइन टॉस किया और उस पर अगर टेल आया तो रविकांत की जगह मान लो ओजस बैटिंग करेगा। ठीक है। अब देखो, अब ऐसे समझो, या ऐसे समझो, इसको और मैं अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लो कि ऐसा है कि तीन, मान लो मेल पर्सन है, 2 फीमेल्स हैं, और उत्कर्ष जो है वो टॉस कर रहा है क्वाइन को, और क्वाइन पे अगर हेड आया तो इन तीनों में से कोई पहले बैटिंग करेगा। इन तीनों में मान लो M1 M2 M3 है, और इसमें दो लोग हैं F1 F2, फीमेल 1 फीमेल 2। अगर टेल आया तो इन दोनों में से कोई बैटिंग करेगा, मान लो। तो ऐसे समझो, ये एक सिनेरियो है, इसमें ऐसे सोचो, F1 को बैटिंग करना है, F1 पहले बैटिंग करेगा, इसमें इनके बीच तो प्रोबेबिलिटी है ही 1/2, पर इससे पहले, नहीं समझ रहे बात को, F1 बैटिंग करेगी या F2 बैटिंग करेगी, उसके बीच में प्रोबेबिलिटी तो है ही, वो तो ये अफेक्ट होगा ही F1 F2 की वजह से, दैट इज 1/2 बेसिकली। बट F1 बैटिंग करेगी या नहीं, या F2 बैटिंग करेगी या नहीं, या M1 बैटिंग करेगा या नहीं, M2 बैटिंग करेगा या नहीं, या M2 M3 बैटिंग करेगा नहीं, सिर्फ इनके, नहीं बात समझ रहे, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वाइन के हेड या टेल आने पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे बात को? तो इनका बैटिंग करना और क्वाइन का टॉस करना, ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है यहाँ पे, दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स। गेटिंग इट? सो उत्कर्ष के टॉस करने की वजह से इनका चांस बैटिंग करने का बदल सकता है। अगर हेड आया तो M1 के बैटिंग करने का चांस 1/3 होगा। अगर हेड आया तो उस टाइम पे M1 के बैटिंग करने का चांस 1/3 हुआ, लेकिन टेल आने पे
M1 के बैटिंग करने का चांस 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई बैटिंग करेगा। सिमिलरली हेड आने पे F1 के बैटिंग करने का चांस 0 हो जाएगा, जबकि टेल आने पे F1 के बैटिंग करने का चांस हाफ आएगा। सो F1 का बैटिंग करना या M1 का बैटिंग करना, दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट, its probability is being affected by happening or non happening of some other event. Getting it? तो यस अगर मैं सर। ऐसे बोलूं कि 3 लोग हैं तो कौन पहले बैटिंग करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी यू विल सिंपली से 1/3। बट अगर मैं यहाँ पूछूंगा कि M1 बैटिंग करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, यू विल नॉट से 1/3। 1/3 तो तब जब हेड आएगा उसके बाद, फिर उसके पहले भी एक इवेंट है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। समझ रहे हो? तो इस 1/2 के अंदर 1/3 है। ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। और ये बड़ा खतर, जहां डिपेंडेंट इवेंट्स हुआ वहां चीजें समझना, उसको डील करना, इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। गेटिंग इट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले डेफिनेशन, कॉन्सेप्चुअली क्या ये क्लियर है कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है? समझ में आ रहा है बात सबको? कोई अनम्यूट करके यस रिप्लाई सर। करो। सो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। ए के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की वजह से, अकरेंस या नॉन अकरेंस की वजह से बी का होना या नहीं होना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देन सच इवेंट्स विल बी नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसके ऑपोजिट डिपेंडेंट इवेंट्स, ये कैसे इवेंट्स है, हैपनिंग ऑफ अकरेंस ऑफ ए, अकरेंस occurrence of one event, occurrence या नॉन occurrence ऑफ, occurrence या नॉन occurrence भी बोल सकते हैं। occurrence of one event affects occurrence या नॉन occurrence of other event। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहीं से मैंने स्टार्ट किया। अब देखो यहां से समझना थोड़ा, कुछ सिंबल है, जैसे मान लो ए और बी दो डिपेंडेंट इवेंट्स है, या मान लो मैं सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, थोड़ा इसको समझना, थोड़ा समझने का कोशिश करना, ठीक है ना? मैं जब भी ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
इसको समझना बहुत जरूरी है, इन सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि ये सैंपल स्पेस है पूरा, और इस सैंपल स्पेस के अंदर दो इवेंट्स है कुछ इस तरीके से, ए और ये बी। इसको समझना जरा ध्यान से, ए और बी इस तरीके से दो इवेंट्स हैं। ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब बी ऑलरेडी हो चुका है घटित, तो फेवरेबल एरिया ये हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये फेवरेबल एरिया हो जाएगा। ठीक है, माने इसमें जो फेवरेबल पार्ट है वो पी, उसमें जो फेवरेबल पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ध्यान देना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसका अगर फॉर्मूला देखो तो दिस विल बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो सैंपल स्पेस है, वो सैंपल स्पेस नहीं लेंगे। ध्यान देना, मैं तब का बात कर रहा हूं जब मुझे पता है कि बी ऑलरेडी घटित हो चुका है, बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। when you know that b has already happened, then what is sample space, what is total outcome? Total outcome is this much. Are you getting what I'm saying? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब मुझे पता है कि बी हो चुका है, बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, जब मुझे पता है कि बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, इट इज गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, बी एग्जिस्ट, इवेंट बी हैज हैपेंड। तो अगर बी हो चुका है उस समय में ए के होने का प्रोबेबिलिटी का, बी के होने के बाद ए के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फेवरेबल आउटकम विल रिमेन ए इंटरसेक्शन बी पार्ट एंड सैंपल स्पेस विल बिकम बी, सेट बी। गेटिंग दिस? इसको बोलते हैं, जो सैंपल स्पेस है वो घट गया, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, है ना, या ट्रांसफॉर्म सैंपल स्पेस, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ऐसा आया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी, मैं दोनों में क्या करूंगा, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे भी सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, और इसको भी मैंने सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है, इसका फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये एक फॉर्मूला बन गया यहां से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का बात करूं, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी divided by probability of A. When A has already happened, then probability of B. So A is new sample space and B के होने का probability क्या होगा, जब A already happen हो चुका है, तो जो A के होने के बाद B के happening का probability पूछ रहा है ना, तो B और A में जो कॉमन पार्ट रहेगा वो नया, ये पूरा नहीं आएगा, ये पूरा फेवरेबल एरिया नहीं है, क्योंकि B में देखना है, B जब हो चुका है, ये सैंपल स्पेस है नया हमारा, इसमें देखना है कि एक के होने का चांस क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी फेवरेबल एरिया हो जाएगा, और पी ऑफ ए जो है वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसा लिख लेंगे, करेक्ट? ठीक है ना? अच्छा ऐसे सोचो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मान लो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
ध्यान देना मेरी बात पे, ए और बी इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि उसका इंटरसेक्शन पार्ट जीरो होगा, नहीं 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 नहीं, गलत मत सोचना। ए और बी ऐसे दो इवेंट्स है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये हुआ कि बी के होने या ना होने से ए के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी के होने या ना होने से ए के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, if a and b are independent events then probability of a will be same as probability of a by b। ध्यान देना, this is probability of a when b has already happened। This is under some condition, this is under some influence, probability of a when b has already happened। उस केस में ए के होने का प्रोबेबिलिटी, और ऐसे नॉर्मली ए के होने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपली ए। जब बी हो चुका है उसके अंदर, बी जब हो चुका है उसके अंदर ए के होने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये समझ रहे हो बात को, दोनों में फर्क है। इतना बाय इतना और इतना बाय पूरा सैंपल स्पेस, ये दोनों बराबर रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। नहीं बात समझे? इंडिपेंडेंट इवेंट तो उसी को बोल रहे थे ना जिसमें ए के होने, बी बी के अकरेंस या नॉन अकरेंस से ए के अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। तो ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय ये पूरा एरिया, समझ रहे हो, विल बी सेम एज दिस एरिया डिवाइडेड बाय ये पूरा एरिया। समझ आ रही बात? सो अकरेंस ऑफ बी विल नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ ए। ठीक है? सो सिंपल के माने नॉर्मल केस में जो ए का प्रोबेबिलिटी होता है वही प्रोबेबिलिटी अगर बी के होने के बाद भी ए का प्रोबेबिलिटी रह गया, इन दैट केस ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। यस और नो? टेल मी। मेरा बात समझ आ रहा है आप यस लोगों को? यस तो यहां से क्या बोलोगे? अच्छा, ए बाई बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अब इसको देखो यहां से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या है ए बाई बी का? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कुछ चीजें समझना फिर उसको याद कर जाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ये मत समझना कि ए और बी इंडिपेंडेंट होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी जीरो होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बात समझ आ रहा है? हम्म? यस Yes, अच्छा एक बात बताओ मुझे, प्रोबेबली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे इवेंट्स होंगे? जो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे इवेंट्स होंगे साइमल्टेनियसली, जो नहीं हो सकता? तो एक के हैपनिंग की वजह से दूसरे के हैपनिंग पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? यस कैसे इवेंट्स हुए, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। वेरी नाइस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। पता है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं? ए एंड बी कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। मतलब क्या? अकरेंस ऑफ ए
will affect the occurrence of these. करेक्ट। इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पीबी के बराबर नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी कभी भी पी ए इंटू पीबी के बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और फिर इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं। मान लो एक डाइस को मैंने थ्रो किया, और इसमें ए एक इवेंट है। इवेंट ए को डिफाइन कैसे किया जाता है? अकरेंस ऑफ ऑड नंबर। फिर एक दूसरे इवेंट बी को डिफाइन किया जाता है, और बी जो है इवेंट है occurrence of a number multiple of 3। और एक इवेंट सी डिफाइन किया जाता है, एंड सी इज अच्छा बी जो है इवन नंबर था, इसको सी कर दो। ये इवेंट सी है। एक इवेंट बी है occurrence ऑफ इवन नंबर। आप लोग कॉपी में इसको ठीक करके लिखना, इसको पहले लिख देना, इसको बाद में, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड आउट करा। कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो या नहीं तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्चुअली करोगे तो कॉन्सेप्चुअली सोचो बी क्या है। बी क्या है? बी कौन सा इवेंट है इसको देखो जरा। अकरेंस ऑफ इवन नंबर। तो ये दिया हुआ है कि बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, माने इवन नंबर आ चुका है। तो इवन नंबर अगर आ चुका है तो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ उसमें, बताओ। तो कॉन्सेप्ट से जीरो। करोगे तो दिस विल बी जीरो। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना होगा? व्हेन ऑड नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इवन नंबर उसमें होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? जीरो। अगर फॉर्मूले से भी करते हो तो दिस विल बी पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। ए का मतलब है अकरेंस ऑफ ऑड, बी का मतलब है अकरेंस ऑफ इवन, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है साइमल्टेनियसली ऑड भी हो इवन भी हो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये तो जीरो हो गया, तो फाइनली ये जीरो हो जाएगा। करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी। तो कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ए बाई सी का मतलब क्या हुआ? व्हेन सी हैज ऑलरेडी हैपेंड, माने मल्टीपल आ चुका है थ्री का। थ्री का मल्टीपल आ चुका है, ये सैंपल स्पेस बन गया। मैंने सैंपल स्पेस क्या हो गया? नया ट्रांसफॉर्म सैंपल स्पेस। थ्री का मल्टीपल आ चुका है, यानी थ्री और सिक्स जो है वो हमारा सैंपल स्पेस हो गया। मैंने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ टू लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सोचो ऐसा कि इसको ऐसे, इसको नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी की जगह ऐसे भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी माने अकरेंस ऑफ ऑड नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ सी तो 2 हो गया। ए एंड सी माने ऑड नंबर भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो, ऐसा कितना, तो एक आया फेवरेबल, 1/2 आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसी तरीके से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए कितना हो जाएगा, 1 होगा सर। 1। ओके, जरा देखते हैं, ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब कि ऑड नंबर आ चुका है। ऑड नंबर में क्या क्या आ सकता है बताओ। सर 1/3 आएगा। 1/3 है। हाँ, ऑड नंबर में 135 आ सकता है। अब पूछ रहा है कि अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इसमें क्या हो सकता है, इसको समझो। इसको लिखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बाय नंबर ऑफ ए। अकरेंस ऑफ ऑड नंबर में 3 चांसेस है, और ए और सी दोनों माने 3 का मल्टीपल भी हो और ऑड भी हो, एक हुआ, आंसर हो जाएगा 1/3। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, और ये सिंबल समझना, ए बाई सी, सी बाई ए, डिनोमिनेटर वाला हो चुका है तो न्यूमरेटर के होने का प्रोबेबिलिटी, वो एक सिंबल है। ऐसा मत समझना ए बाई सी डिवीजन है, वहां पे डिवीजन नहीं है, वो एक सिंबल है। ठीक है, वो एक सिंबल है, प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं इसको। ठीक, अच्छा कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको भी ध्यान देना। पहला ये कि अगर मान लो ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए एंड बी डिपेंडेंट है मान लो, तो ए डैश एंड बी डैश भी डिपेंडेंट होगा, ये मान लो गिवन है। देन ए डैश एंड बी डैश भी डिपेंडेंट होगा, will also be dependent। एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, वाइस एंड वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हो गया अगर ए डैश बी डैश डिपेंडेंट है तो उसका मतलब ए और बी भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुआ तो ए डैश और बी डैश क्या होगा, ए डैश एंड बी डैश क्या होगा, इंडिपेंडेंट ए हो। डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, वाइस एंड वर्सा। ए बी का मतलब हुआ कि अकरेंस ऑफ ए विल नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ बी, तो नॉन अकरेंस ऑफ ए विल आल्सो नॉट अफेक्ट द नॉन अकरेंस ऑफ बी। नहीं समझे, ए डैश का मतलब नॉन अकरेंस ऑफ ए, नॉन अकरेंस ऑफ बी शुड नॉट अफेक्ट द नॉन अकरेंस ऑफ बी। करेक्ट है, यही तो डेफिनेशन भी था। सो अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। देखो भाई, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए के हो जा ए हो चुका है तो बी के होने का प्रोबेबिलिटी बताओ। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चंस कैसा कैसा आएगा, 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे। प्रॉब्लम्स का जो कैटेगरी हो सकता है, प्रॉब्लम्स कैटेगरी, वो 3 टाइप्स का हो सकता है। क्या क्या टाइप्स हो सकता है तो ध्यान से समझना। मान लो मैं 2 इवेंट का बात कर रहा हूं, ए और बी का, या 3 इवेंट्स का बात कर रहा हूं, ए बी सी का। ठीक है,
तो मान लो जैसे क्वाइन टॉस किया, क्वाइन टॉस में हेड टेल आया, उसके अकॉर्डिंग बैटिंग बॉलिंग डिसाइड होगा, और बैटिंग बॉलिंग डिसाइड होने के बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं कि जीतने हारने का, मैंने ऐसा है कि जो पहले बैटिंग करता है उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जो पहले बॉलिंग फील्डिंग करता है उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है। मान लो ऐसा दिया हुआ है एक केस, किसी किसी इस पे किसी मान लो मैंने किसी स्टेडियम के लिए ऐसा दिया हुआ कि इस स्टेडियम पे अभी तक देखा गया कि बैटिंग के लिए प्रोबेबिलिटी जीतने का 1/3 है, और फील्डिंग जो पहले लेता है उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/3। अब ये है कि मान लो दो टीम खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग टॉस जीतने के बाद लेता उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और बैटिंग लेता 1/6 है, फील्डिंग लेता उसका प्रोबेबिलिटी 5/6 है। जितने मैचेज इंडिया खेला उसको देखते हुए ना, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा है कि इंडिया जब टॉस जीतता है तो फील्डिंग लेने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है, और बैटिंग लेने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अभी ऐसा है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीतता है तो उसके बैटिंग लेने का प्रोबेबिलिटी मान लो 2/5 है, या मान लो 3/5 है, और फील्डिंग लेने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ऐसा कुछ सिनेरियो दिया हुआ। अब जितने बार टॉस हुआ उसमें इंडिया कितना टॉस जीत सकता है उसका प्रोबेबिलिटी मान लो 0.3 है, और हारने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है। फिर ऑस्ट्रेलिया की जितना टॉस कराया उसमें उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी लेट से 0.4 है, और हारने का प्रोबेबिलिटी 0.6। अब ये बताना है कि इंडिया मैच जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसमें इंडिया मैच जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर 1/2 नहीं कर सकते यहाँ पे। नहीं बात समझ रहे हो? ये अनबायस्ड सिचुएशन नहीं है, बायस्ड सिचुएशन है यहाँ पे। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सवाल करूं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच मैच हो रहा है, इंडिया मैच जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो योर आंसर विल बी 1/2। क्योंकि यहाँ पे बायसनेस नहीं है, बायस सिचुएशन नहीं है, सब कुछ इक्वानिमिटी में देख रहे हैं हम, सब कुछ इक्वली लाइकली मान के चल रहे हैं, जितने भी आउटकम्स है वो सब इक्वली लाइकली मान के चल रहे हैं। तो इंडिया के जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/2। बट जब मैं ये चीजें ऐड कर दिया उस क्वेश्चन में कि इंडिया जो है टॉस जीतेगी इसका प्रोबेबिलिटी इतना है, हारेगी इसका प्रोबेबिलिटी इतना, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी इसका प्रोबेबिलिटी इतना, हारेगी इतना, फिर फील्डिंग या बैटिंग चूज करेगी इसका प्रोबेबिलिटी इतना, और फील्डिंग बैटिंग के अकॉर्डिंग जितने हारने का प्रोबेबिलिटी इतना एंड इतना। तो ये क्वेश्चन अब उतना सिंपल नहीं रह गया जितना दिख रहा है। अगर मैं इसमें सिंपल क्वेश्चन करूँ आपसे कि इंडिया को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यू विल नॉट से 1/2। सो देयर विल बी कंडीशंस, और उस कंडीशंस को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको मैं सिखाऊंगा तरीके से कैसे एनालाइज करते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो मैं टारगेट इवेंट का बात कर रहा हूं, जो मैं टारगेट इवेंट का बात कर रहा हूं, टारगेट टारगेट क्या है, मैच जीतना। इंडिया मैच जीतेगी, दिस इज द टारगेट इवेंट। वो टारगेट इवेंट कैसा हो सकता है, ध्यान देना। मैं यहाँ पे सीक्वेंस में अगर अरेंज करूं तो सबसे पहले क्वाइन टॉस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैटिंग या फील्डिंग चूज होगा, ये सेकंड इवेंट है, बैटिंग चूज होगा या फील्डिंग सेकंड इवेंट। फिर विन होगा या लॉस होगा, लूज होगा, मैच लूज किए या विन किए। ये 3 इवेंट्स है जो इस सीक्वेंस में प्रोसीड होगा। ऐसा नहीं ना होगा कि पहले विन या लूज डिसाइड हो जाएगा, नहीं, पहले क्वाइन टॉस होगा, देन डिसाइड होगा बैटिंग फील्डिंग, देन डिसाइड होगा विन लूज। सो इस सीक्वेंस में ये जो इवेंट्स है वो प्रोसीड हो रहे हैं। तो मेरा जो टारगेट इवेंट हो सकता है वो हो सकता है, ध्यान देना मेरी बात पे, जो इवेंट्स के बारे में आपको दिया हुआ है और जो आपको इवेंट के बारे में डिसाइड करना है, वो दोनों हो सकते हैं सेम लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा हो। मेरी बात समझना, जो टारगेट इवेंट है और जो गिवन इवेंट के बारे में जो दिया हुआ है, टारगेट इवेंट है, टारगेट इवेंट जो है, और जो इवेंट हुआ है, जो हो चुका है, ऐसा पूछेगा कि अगर मान लो इंडिया ने टॉस जीता है तो बताओ भाई इंडिया के मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, ठीक है। तो गिवन इवेंट जो है वो ये कि इंडिया ने टॉस जीता है, दिस इज गिवन इवेंट, इंडिया ने टॉस जीता है।
अब बताओ इंडिया के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है। सो व्हेन वन इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, उसके बाद ये सारी बातें पूछी जा रही। तो देखो जो इवेंट हमारा टारगेट इवेंट है जिसके बारे में हमको पता करना है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो इवेंट और जो इवेंट हो चुका है वो हो सकता है दोनों सेम स्टेज में लाई कर रहे हो, दोनों सेम लेवल पे हो। सीक्वेंस में अगर उनको देखें तो दोनों सेम जगह पे हुआ है या नहीं हुआ, ऐसा सिचुएशन है। या हो सकता है सेकंड ऐसा भी हो कि जो इवेंट के होने या ना होने की बात कर रहे हैं, वो इवेंट जो इवेंट हो चुका उससे पहले की घटना हो। मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछा कि अगर इंडिया मैच जीत चुका है तो बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इंडिया ने टॉस जीता था या इंडिया ने टॉस हारा था। ये क्वेश्चन हो सकता है। या ये हो सकता है कि अगर हेड आया है तो बताओ इंडिया टॉस जीता होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर हेड आया है तो ये बताओ कि इंडिया टॉस जीता होगा या हारा होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो दोनों सेम स्टेज में अकर कर रहे हैं। टॉस हुआ होगा, इंडिया जीता होगा या हारा होगा, ये दोनों सेम स्टेज में है, गिवन इवेंट टारगेट इवेंट। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इंडिया टॉस इंडिया ने जीता होगा तो बताओ बैटिंग लिया होगा या फील्डिंग, इसका प्रोबेबिलिटी। तो जो गिवन इवेंट है वो पहले है और जो टारगेट इवेंट है जो पता करना वो बाद में है। फिर एक ऐसा सिचुएशन होता है कि इंडिया ने बैटिंग चूज किया है, इंडिया को बैटिंग मिला है, तो ये बताओ इंडिया ने टॉस जीता होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो गिवन इवेंट है वो बाद में है और जो टारगेट इवेंट है वो पहले ही स्टेज में है। तो तीन कैटेगरी ऐसे बन सकते हैं टोटल क्वेश्चन के। इवेंट्स को अगर हम सीक्वेंस में अरेंज करें तो जो गिवन इवेंट्स है, जो इवेंट हो चुका है, और जो इवेंट हमारा टारगेट है जो हम जिसके बारे में हमको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, वो हो सकता है दोनों सेम स्टेज में आकर करते हैं। ठीक है। अगर सेम स्टेज में आकर करता है देन इट विल बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फटाफट बनेगा। फिर प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगा, जहां पे टारगेट इवेंट बाद में है, टारगेट इवेंट बाद में है, ठीक है ना, लास्ट में है, लास्ट स्टेज में। और जो इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हुआ है वो इवेंट्स पहले हैं। एक कैटेगरी वो हो गया। ठीक है। और एक कैटेगरी हो गया जहां पे टारगेट इवेंट पहले है और जो इवेंट्स हो चुके हैं उसका इंफॉर्मेशन आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये जो दो कैटेगरी है ये डिफिकल्ट है थोड़ा। तो इन दोनों को डील करने के लिए हम दो थियरम्स पढ़ेंगे। एक बोलते थियरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, थियरम्स, थियरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारा जो टारगेट इवेंट होगा वो लास्ट में होगा। और एक पढ़ेंगे बेस थियरम, जिसमें हमारा जो टारगेट इवेंट होगा वो पहले होगा, जो इवेंट के बारे में दिया है कि ये हो चुका है उससे पहले होगा, उसमें हम बेस थियरम अप्लाई करेंगे। ठीक है। और जो सेम स्टेज में होगा उसमें हम सिंपल कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा शो करता हूँ, इसमें तीन कैटेगरी की प्रॉब्लम है। जो इवेंट हो चुका है, event which has occurred and target event will be at same stage. ये टाइप 1 हो गया। ये बहुत सिंपल, ये सिंपल रहेगा, ये डील हो जाएगा इजिली। यू कैन सिंपली डील विथ सच प्रॉब्लम्स। जो टारगेट इवेंट रहेगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, बाद में टारगेट इवेंट लास्ट में रहेगा। ये टाइप 2 हो गया। इसको हम लोग करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे थियरम ऑन टोटल, थियरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, थियरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। और जो तीसरा टाइप बनेगा उसमें टारगेट इवेंट जो है ना, वो पहले अकर करेगा।
टारगेट इवेंट is in earlier stage with respect to event which has already happened. ठीक है, तो यही मेन तीन कैटेगरी है और इसमें हम लोग बेस थ्योरम यूज करेंगे। इसको देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर ले एक दो। ओके, तो टाइप वन में कुछ ऐसा नहीं है, टाइप वन को लीव करते हैं फिलहाल के लिए। टाइप वन तो इजिली डील हो जाने वाला चीज है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल बात नहीं है। टाइप टू और टाइप थ्री हमको समझना है बेसिकली, ठीक है ना। टाइप टू और टाइप थ्री को ही डील करना आना चाहिए। तो मैं टाइप टू डिस्कस कराता हूँ पहले और फिर टाइप थ्री डिस्कस कराऊंगा। थियरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। समझना इसको थोड़ा ध्यान से। मान लो मैं कंसीडर करता हूँ कुछ ऐसे इवेंट्स कंसीडर करता हूँ जो पेयर वाइज डिसज्वाइंट है। डिसज्वाइंट का माने, डिसज्वाइंट इवेंट्स का मतलब हुआ कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो है, ठीक है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया कि सबको मिला दे तो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इवेंट्स मैंने लिया है। अगर मैं ये सैंपल स्पेस इमेजिन कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसे इवेंट्स का बात कर रहा हूँ जो डिसजॉइंट इवेंट्स है। मान लो ये इवेंट A1 है, ये A2 है, इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। और ये लेट्स से इवेंट A3 है, ये लेट्स से इवेंट A4 है, ये एरिया मान लो A4 है। डिसजॉइंट इवेंट्स है, माने इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। इस तरीके से मान लो ये इवेंट है, ये मान लो इवेंट है A5, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। और ये मान लो इस तरीके से AN इवेंट है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है मान लो, ठीक है। A3 हो गया, इसके बाद मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, ये AN इवेंट है। और एक इवेंट मैंने लिया है E, जो हो सकता है इनका कुछ कुछ पार्ट इसमें आ रहा हो। ध्यान देना, इस इवेंट को मैं इवेंट E बोल रहा हूँ, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा पार्ट हो सकता है A1 के साथ शेयर करे, A2 के साथ शेयर करे, A3 के साथ शेयर करे, A4 के साथ शेयर करे। ऐसा सिनेरियो है कुछ। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो इवेंट ई जो है वो शेयर करता है, हो सकता है A1 के साथ थोड़ा सा पार्ट, A2 के साथ थोड़ा सा पार्ट, A3 के साथ थोड़ा सा पार्ट, A4 के साथ थोड़ा सा पार्ट। ऐसे मैंने दिया हुआ है। बात समझ रहे हो। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के लिए अगर आप ध्यान से देखो, बहुत इजीली दिखने वाला ये चीज है। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बात करूं, सो इफ आई ऐड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का इंटरसेक्शन पार्ट A1 के साथ, फिर इसी को ऐड कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का इंटरसेक्शन पार्ट A2 के साथ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई का इंटरसेक्शन A3 के साथ जो इंटरसेक्शन पार्ट है, अगर मैं इस तरीके से जोड़ते चले जाऊं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन AN, अगर मैं इसको ऐड करते चले जाऊं, आप देख लो ध्यान से, अगर मैं इस तरीके से इसको ऐड करते चले जाऊं, तो आई विल गेट, फाइनली आई विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सही है। इसको भी अगर मैं ऐड कर दूं, इस वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी, इस वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी, फिर AN के साथ जो लास्ट में शेयर किया ये वाला पार्ट, लास्ट में जो AN के साथ शेयर किया है ये वाला पार्ट, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो अगर इनमें सारे चीजों को ऐड कर देता हूं, गेटिंग इट, अगर इसमें सबको ऐड कर देता हूं, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इजंट इट? इसमें किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को बोलो। नो सर। तो ये जो है ना थियरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी है, जहां पे खाली ये ध्यान देना है कि इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। A1, A2, A3 से लेके AN तक आर एन डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। डिसजॉइंट माने उनके बीच कोई कॉमन पार्ट नहीं है, डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। डिसजॉइंट है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव इवेंट माने सबको अगर जोड़ दो, सबका यूनियन ले लो, तो सैंपल स्पेस को पूरा कवर कर जाएगा, ठीक है। तो इवेंट ई जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से एक और बात देखो, हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अगर ई इंटरसेक्शन, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं ई बाई ए आई लिखूं, ए आई मने A1, A2, A3, अगर मैं ये इसको लिखूं कि अगर A1 हो चुका है तो ई के होने का प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो, जो टारगेट इवेंट है वो हमारा ई है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन किसके बारे में कि A1 होने का, A1 हो चुका है भाई, A2 हो चुका है जी, A3 हो चुका है जी, A4 हो चुका है जी। तो हमारा जो टारगेट इवेंट है वो लास्ट में आ रहा है। A1 के, AI के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी हो चुका है, A1 हो चुका है, A2 हो चुका है, A3 हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ कितना। तो ई जो है वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना, तो वो लास्ट स्टेज में आएगा। ई के होने का प्रोबेबिलिटी जब A1, A2, A3, A4 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको हम लोग लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन AI डिवाइडेड बाय, लिखते थे ना ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। ऊपर में फॉर्मूला पढ़े थे, सैंपल स्पेस AI बन जाएगा। यहां से आप ऐसा लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई AI into probability of AI will be equal to probability of E intersection AI। लिख सकते हैं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो, और इसी को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E upon A2 and so on, and probability of AN into probability of E upon AN। देखो कितना बढ़िया ये फॉर्मूला बना, अगर इसको आप इस तरीके से सोचो, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो आप बताओ कि A1 के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, और अगर A1 हो चुका है उसके बाद बताओ E के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, सैंपल स्पेस के अंदर इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इस वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी देखो ध्यान से, मैं ये पहले पूछ रहा हूं कि A1 के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करो कि अगर A1 हो चुका है तो इस पार्ट के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो दिस इज इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट इन सैंपल स्पेस। अगर आप ध्यान से सोचोगे कि A1 की प्रोबेबिलिटी कितना, तो ये पूरा A1 पार्ट है। ध्यान से देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 देखूं तो नंबर ऑफ A1 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई A1, तो इसका मतलब हो गया दिस विल बी नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ A1. So this A1 will get cancelled out and this will be number of E by number of A. This is indirectly probability of E in sample space. But which one, which E? This part को मैं E अभी कंसिडर कर रहा हूं। इसका नाम मान लो अगर मैं P दे देता हूं, ठीक है, तो इस P के का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इस पार्ट का, समझ रहे हो? तो इस पार्ट का प्रोबेबिलिटी आ गया सैंपल स्पेस के अंदर इनडायरेक्टली। फिर उसी तरीके से जो अगला कॉमन पार्ट है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर अगला कॉमन पार्ट है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो, और सबको जोड़ते चले जाओ। ये एक इनडायरेक्ट वे में मैंने इस पार्ट का प्रोबेबिलिटी निकाला सैंपल स्पेस के अंदर, जिसको मैं इससे इंडिकेट कर रहा हूं। फिर इस वाले पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं इससे इंडिकेट कर रहा हूं। पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई बताओ A2 के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, फिर जब A2 हो चुका तब बताओ कि E का उसमें होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो इसी का मैं प्रोबेबिलिटी का बात कर रहा हूँ बेसिकली, इस एरिया का, फिर इस एरिया का। गेटिंग इट? अगर ये बात समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको बोलते थियरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। बेस थियरम करेंगे हम लोग अगले क्लास में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल्स है, और 7 रेड बॉल्स है, और इस तरीके से दिया हुआ मान लो। अब क्वेश्चन ऐसा है कि 2 बॉल को ड्रॉ किया गया 1 बाई 1, two balls are drawn 1 by 1 without replacement. मैंने एक बॉल को ड्रॉ किया और 12 बॉल है तो 11 बचा, फिर 11 में से कोई एक खींचा, तो मैंने एक ड्रॉ किया ऐसा। तो बिना रिप्लेसमेंट के एक बॉल, एक एक करके 2 बॉल को ऐसे ड्रॉ किया जा रहा है। कुछ इवेंट्स डिफाइन किया गया। इवेंट एक को डिफाइन किया गया कैसे, कि फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, इवेंट बी को डिफाइन किया गया है फर्स्ट बॉल इज रेड, और इवेंट सी को डिफाइन किया गया है सेकेंड बॉल इज व्हाइट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पूछा है कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पूछा है कितना होगा।
सेकेंड बॉल जो ड्रॉ हुआ उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो। हालांकि मैंने ये दो इवेंट आपके मतलब आपको ये क्वेश्चन आसान करने के लिए डिफाइन कर दिया गया है, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल बीइंग वाइट। तो आप देखो ये जो सेकेंड बॉल वाइट होगा कि नहीं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट इवेंट है। और जैसे ही डिपेंडेंट इवेंट का बात हुआ हम तीन केसेस सोचेंगे, सेम स्टेज, टारगेट इवेंट बाद में, टारगेट इवेंट पहले। तो सेकेंड बॉल इज वाइट, टारगेट इवेंट बाद में आ रहा है, सेकेंड बॉल पहले तो पहला ही बॉल ड्रॉ करोगे ना, फिर बाद में सेकेंड बॉल ड्रॉ करोगे। सो योर टारगेट इवेंट इज एट एंड, ठीक है, बाद में, लास्ट में है। तो इसमें डेफिनेटली थियरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। तो अगर इसको सीक्वेंस में अरेंज भी करोगे तो यहाँ 12 बॉल्स है, सीक्वेंस में अरेंज अगर करोगे तो ड्रॉ किया 1 बॉल। अब ये जो 1 बॉल ड्रॉ किए ये व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अब यहां से ये एक स्टेज हुआ, ये एक स्टेज डिफाइन हुआ, ठीक है। अब आगे जब यहां से बढ़ोगे तो फिर से जो सेकेंड बॉल ड्रॉ किया सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, और यहां से बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग व्हाइट इज हाउ मच। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से देखें पहले तो ध्यान से सुनना, इसको इवेंट ए बोल रहे हैं। पहला बॉल व्हाइट हो ये इवेंट ए है, और पहला बॉल रेड हो ये इवेंट बी है, और सेकेंड बॉल ड्रॉ किए गया है इसको इवेंट ई बोल रहे हैं। ये हमारा टारगेट इवेंट है, ई जो है हमारा टारगेट इवेंट है। तो ई जो प्रोबेबिलिटी लिखना है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या लिखोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, और फिर ए जब हो चुका होगा उसके अंदर ई का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, और अगर बी हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा बी के अंदर। ये तो अभी ऐसा समझ रहे हो, फिर मैं इसका एक शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा। इसको ऐसा लिखोगे, इसका शॉर्टकट टेक्निक भी बता दूंगा। तो ऐसे सोचो कि भाई व्हाइट बॉल ड्रॉ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, व्हाइट बॉल ड्रॉ हो पहला बॉल, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा व्हाइट बॉल का, बोलो। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सोच के बताओ। इसका जो प्रोबेबिलिटी है, 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी हाउ मच, 7/12, 5/12, 5/12, and probability of B will be how much, 7/12. 7/12, गुड। अब देखो इस रास्ते जाने पे, इस रास्ते जाने पे प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इस रास्ते, मैं फाइनल नहीं बात कर रहा हूं, इस रास्ते से जाने पे बी के प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अगर आपने एक व्हाइट बॉल ड्रॉ कर लिया तो कितना व्हाइट बॉल बचा आपके पास, 4 व्हाइट बॉल बचा, और टोटल बॉल्स बचे 11, तो 4/11 हो जाएगा आंसर, करेक्ट। और अगर इस रास्ते जाओगे यहाँ पे, इस रास्ते यहाँ पे जाओगे तो आपने एक रेड बॉल ड्रॉ किया, व्हाइट बॉल कितना बचा है 5, और टोटल बॉल कितना रह गया 11, तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल आने का कितना होगा 5/11। यस और नो। इसी को यहाँ पे देखो, ए के होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 5/12। और डायग्राम से भी बता रहा हूँ, डायग्राम से जल्दी जल्दी बनेगा क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें थोड़ा लेंदी खिचपिच होगा। ई बाई ए माने क्या, ए जब हो चुका है, व्हाइट बॉल ड्रॉ हो चुका है, तो ई का प्रोबेबिलिटी बताओ। ई माने क्या, सेकेंड स्टेज में व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, एंड दिस विल बी 4/11। गेटिंग इट, कॉन्सेप्चुअली करो तो दिस विल बी 4/11, और नहीं तो फिर ऐसे करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते निकालते थक जाओगे, तो उतना नहीं करना है। सिर्फ ये देख लेना है कि जब व्हाइट बॉल ड्रॉ हो चुका है पहले स्टेज में, तो सेकंड स्टेज में व्हाइट बॉल ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी 4/11। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना,
7/12। और जब बी हो चुका है भाई, है ना, व्हाइट बॉल रेड बॉल ड्रॉ कर चुके, तो सेकेंड स्टेज में व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, दिस इज 5/11। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल, है ना, टू बी व्हाइट। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं कि एक रास्ते से आए तो कितना प्रोबेबिलिटी हुआ, दूसरे रास्ते से आए तो कितना प्रोबेबिलिटी हुआ, तीसरे रास्ते से आए तो कितना प्रोबेबिलिटी, और सबको जोड़ दो तो टोटल प्रोबेबिलिटी। वही देखो ऊपर में हमने डिफाइन किया कि ई के होने का प्रोबेबिलिटी A1 के रास्ते, ई के होने का प्रोबेबिलिटी ये है A1 के रास्ते, फिर ई के होने का प्रोबेबिलिटी, ई के होने का प्रोबेबिलिटी A2 के रास्ते, फिर ई के होने का प्रोबेबिलिटी E3 के रास्ते, जोड़ते जाओ सबको। ई के होने का प्रोबेबिलिटी A4 के रास्ते, इन सबको जोड़ेंगे तो फाइनली ई का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। यही काम करना है हमको। तो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम बनाना हो तो बनाओ ही, लेकिन ये लिखना जरूरी है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा ब्रांच को मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, जितना स्टेज में ये चलते जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, फिर जोड़ के लिख दो। गेटिंग इट? सर ये तो 6/11 होगा। जो भी आंसर है 6/11 मानो क्यों? सर वो रेड वे से आए ना, वो वाला बोल रहे थे। तो हमको तो सेकेंड बॉल सेकेंड बॉल के व्हाइट में पास। चाहिए। ये पहला बॉल रेड खींचे तो अभी तक कितना बचा हुआ है व्हाइट बॉल, बताओ? यस सर, समझ आ गया। 5 बचा ना। तो ये समझ लो कि ऐसे है डायग्राम। मान लो फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, यहाँ से ब्रांचेज निकल रहा है, मान लो फर्स्ट स्टेज में ब्रांचेज निकला है ऐसे कुछ, इधर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ये दिया हुआ है ऐसे, फिर ब्रांचेज निकला, A2 हुआ, फिर A3 इवेंट हुआ, ऐसा मान लो। ये ब्रांचेज निकलते जा रहा है, यहाँ 2 ब्रांच था, ऐसे ऐसे मान लो PAN तक दिया हुआ है, और हर ब्रांच के जरिए इधर आ रहे हैं, ठीक है, हर ब्रांच के जरिए पहुंचना हमको लास्ट में उसी स्टेज पे है, हर ब्रांच के जरिए पहुंचना हमको लास्ट में उसी स्टेज पे है, ठीक है। ये मान लो अगर A1 है, इसको मान लो A2 है, इसको मान लो अगर ये A3 है ना, और इसको मान लो अगर ये AN दिया हुआ है, और इस रास्ते से पहुंचने का प्रोबेबिलिटी अगर B1 है, इस रास्ते से पहुंचने का प्रोबेबिलिटी, यहाँ डायग्राम जो बना रहा हूँ वो B2 है, इस रास्ते पहुंचने का प्रोबेबिलिटी B3 है ना, इस रास्ते पहुंचने का प्रोबेबिलिटी BN। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई का, वो बेसिकली कितना हो जाएगा, A1 B1, A2 B2, A3 B3, समझ गए, AN BN। ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको शॉर्टकट समझ सकते हो। कई लोग जो है कई जगह पे इसी में फंस जाते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम को समझने में, फिगर आउट करने में ही फंस जाते हैं, हो ही नहीं पाता फिगर आउट, कौन बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, उलझ जाते हैं उसको डिसाइड करने में कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का, कैसे अप्लाई करना है इसको। इस बात को अगर समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्री डायग्राम, ये जो डायग्राम बना है उसको अगर समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास 2 बैग है, मान लो बैग 1 एंड बैग 2। लेट्स से हमारे पास ऐसा 2 बैग है, ठीक है, और इसमें मान लो 3 ब्लैक बॉल्स है या ब्लू बॉल्स है, ब्लैक बॉल समझ लो, और 4 वाइट बॉल्स है, ठीक है, 3 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स है इसके अंदर, और इसके अंदर 4 ब्लैक बॉल्स है और 3 वाइट बॉल्स है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। एक डाइस को फेंका जाता है, डाइस इज थ्रोन,
ठीक है, इफ इट shows 1 या 3, है ना, तो टेक बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, तब बॉक्स 1 से लेना है आपको बॉल। अदरवाइज टेक अ बॉल फ्रॉम बॉक्स 2। अच्छा, बैग लिखा होगा, सॉरी, तो बैग ही लिख लो, बैग 1 एंड बैग 1 और यहाँ बैग 2। ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है चूजिंग अ ब्लैक बॉल। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल। देखो, अगर सीक्वेंस में ऑर्डर सीक्वेंस में इसको अरेंज करो, तो पहले आप डाइस को थ्रो किए, ठीक है। सीक्वेंस में अगर आप अरेंज करो इस इवेंट को, तो सबसे पहले आप डाइस थ्रो करोगे। डाइस थ्रो करोगे तो स्टेज 1 पे जो स्टेज वन में देखो क्या क्या इवेंट्स होगा। वहां पे 2 इवेंट्स स्टेज 1 में होंगे। डाइस जैसे ही थ्रो किए, तो डाइस थ्रो करने के बाद हो सकता है 1 या 3 आए या कोई और नंबर आए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इवेंट्स बनाएंगे। तो डाइस जैसे ही थ्रो किए 1 या 3 आ सकता है, या अदर नंबर्स अदर देन 1 और 3 ये आ सकता है। नंबर अदर देन 1 और 3 ये आ सकता है। जब हमने डाइस को थ्रो किया, ये 2 सिनेरियो जनरेट हो सकता है वहां से, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा एनालाइज करो। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। डाइस को थ्रो किए, यहां से पहला इवेंट ये आया मेरा। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर 1 या 3 आया, आप बैग 1 सेलेक्ट करोगे, सेकेंड स्टेज पे आओ। बैग 1 को आप चुनोगे और यहां से देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना है, ठीक है। फिर इस रास्ते आओगे, तो यहां से बैग 2 चुनोगे और बैग 2 के जरिए देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना आ रहा है। तो ये जो है वो सेकेंड स्टेज है। ब्लैक बॉल का मिलना या ना मिलना, ये हमारा स्टेज 2 है, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज है। तो इस तरीके से इवेंट अरेंज हुआ। पहले डाइस थ्रो होगा, फिर डाइस थ्रो होने के बाद तो जो हमारा टारगेट इवेंट है वो देखो लास्ट में आ रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा होता कि अगर ब्लैक बॉल ड्रॉ हुआ है, तो ये बताओ कि डाइस थ्रो करने पे 1 या 3 आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो दिस क्वेश्चन वुड हैव बिकम क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। ये फिर क्वेश्चन बन जाता बेस थ्योरम का, क्योंकि जो टारगेट इवेंट है वो हमारा यहाँ नहीं है, वो यहाँ है कि 1 या 3 आने का प्रोबेबिलिटी। तो ये पहले स्टेज पे चलेगा टारगेट इवेंट, ठीक है। समझ आ रहा है बात। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हमको पता करना है कितना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। 1 या 3 आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1 या 3 आने का 2/6, दैट इज 1/3। नंबर अदर देन जो आएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4/6, दैट इज 2/3, ठीक। फिर जब हमने 1 या 3 हमको मिल गया,
तो बैग 1 को हमने चुना। बैग वन को जरा देखो और इसमें देखो कि ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/7 होगा। अनम्यूट करके बोलो कोई, 3/7 होगा रविकांत? यस सर। तो 3/7 हो गया प्रोबेबिलिटी। तो इस रास्ते आएंगे तो यहाँ 3/7 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। और जब इस रास्ते आएंगे, दूसरा वाला जब बैग चुनेंगे हम, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/7 होगा। देखो तो यस दूसरे वाले रास्ते में 4/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो गया 4/7। व्हाट विल बी फाइनल प्रोबेबिलिटी? तो फाइनल प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3 इंटू 3/7 प्लस 2/3 इंटू 4/7। माने A1 हुआ तो ई के होने का प्रोबेबिलिटी, और A2 हुआ तो ई के होने का प्रोबेबिलिटी। A1 के जरिए, है ना, A1 के जरिए ई का प्रोबेबिलिटी और A2 के जरिए ई का प्रोबेबिलिटी। तो वही कर रहे हैं कि पहले देखो A के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, फिर जब A हो गया तो उसमें ई के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप समझ गए तो ये कुछ भी नहीं है, ये एकदम फटाफट क्वेश्चन बनेगा। 1/7 पर बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा, बोर्ड एग्जाम में डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करोगे? तो A1 मानना कि इसको ऑर्डर में लिखते जाना, लेट इवेंट ऐसे लिखना, लेट A1 बी इवेंट, और इवेंट A1 ऐसे डिफाइन करना कि डाइस पे 1 या 3 आता है, जैसे इवेंट ए। फिर इवेंट A1 लिखना है इसको, फिर लिखना है इवेंट A2 क्या, नंबर अदर देन 1 और 3 कम्स ऑन डाइस, है ना, अपीयर्स ऑन डाइस, तो इसको इवेंट A2 करना। फिर लिखना इवेंट ई, पता करना है ना, तो इवेंट ई को लिखना कि ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, दिस इज इवेंट ई। फिर लिखना इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of E divided by A1 plus probability of A2 into probability of E divided by A2। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सब लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए स्टेप समझ लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवाज आ रहा ना सबको, क्लियर? यस सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्टकट अपनाओगे और बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। ये तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11/21, 11/21 will be clear। बोर्ड एग्जाम्स के लिए जिनका है उसको ऐसे डिफाइन करना, A1 1 और 3 लिखना ऐसे, इवेंट A1 1 और 3, मन में ऐसा ट्री डायग्राम बनाना, 1 और 3 अपीयर्स ऑन डाइस। इवेंट A2 नंबर अदर देन 3 अपीयर्स ऑन डाइस, ऐसे करके। और फिर इवेंट ई डिफाइन करना, इवेंट ई डिफाइन करोगे, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। अब लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E by A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E by A2। ठीक है, ऐसा लिख के और फिर लिखना A1 के होने का प्रोबेबिलिटी, और फिर वही चीज आ जाएगा। ठीक है, फिर यही चीज आ जाएगा, समझ गए? अच्छा, ये सब भी डिफाइन कर देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इतना है, ये यही डिफाइन कर देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो है वो 2/6 है, दैट इज 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो 4/6 है, दैट इज 2/3 है। फिर इसको भी डिफाइन कर देना, इसको भी डिफाइन कर देना कि इतना इतना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, आप इसको करना सॉल्व, या होमवर्क में दे दूं, करोगे?
कुछ क्वेश्चन लिख लो, 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको ट्राई करके आना जरा। और अगले क्लास में बेस थ्योरम, बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमाएगा ये। लिख लो, 2 क्वेश्चन लिख ही लो। फेयर डाइस का मतलब अनबायस्ड नहीं है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन करना। एक फैमिली है जिसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनके उनका शादी होगा किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उनका 1, 2 या 3 चाइल्ड होगा। ये भी कंफर्म है, 1 या 2 या 3। नो का केस नहीं हो सकता, नो चाइल्ड का केस नहीं हो सकता, 4 चाइल्ड या मोर देन 4 का भी केस नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहानी है। तो एक कपल के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे,
है ना। मान लो एक कपल है तो हो सकता है उसका एक चिल्ड्रन हुआ, तो उस एक चिल्ड्रन का फिर शादी होगा, फिर उसका हो सकता है एक चाइल्ड हो, दो चाइल्ड हो, तीन चाइल्ड हो। ठीक है, तो उस कपल के एक ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, दो ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, तीन ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा हो सकता है। फिर मान लो जिस कपल की बात करो उसके दो मान लो चिल्ड्रन हुआ, फिर दोनों ने शादी किया, फिर उनके 1 2 या 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो उस तरीके से एक से लेके नहीं 2 से लेके 6 ग्रैंड चिल्ड्रन तक के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही अगर 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हुआ तो सेकेंड स्टेज में जाके हमको जो है वो आंसर पता करना है। हमारा टारगेट इवन सेकेंड स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज में 3 उसका ब्रांचेज निकलेगा, एक कि कपल का एक चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है, तीन चिल्ड्रन है, फिर एक चिल्ड्रन के रास्ते उसका 4 ग्रैंड चिल्ड्रन का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, अगर चिल्ड्रन था तो उसके 4 ग्रैंड चिल्ड्रन का कितना प्रोबेबिलिटी, फिर ऐसे। तो ब्रांचेज लास्ट में जाके एक जगह कोलैप्स करेंगे। ठीक है, उस तरीके से फिर आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो सेकंड तो इजीली बन जाएगा, सेकंड उतना मुश्किल नहीं। पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत दमदार क्वेश्चन। तो आप इसको करना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बेस थ्योरम देखते हैं। ठीक है, और ये आखिरी पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, बेस थ्योरम। तो आखिरी पार्ट नहीं, एक और चीज बचेगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक अगले क्लास में हो सकता है खत्म भी हो जाएगा, 2 घंटे का क्लास हुआ तो, नहीं तो अगले क्लास में खत्म हो जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, binomial probability distribution and Bayes theorem. We will see it in next class.